जी नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ बायजूस क्लासेस। बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी इवोल्यूशन। यस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स और ट्रस्ट मी आपका भी फेवरेट हो जाएगा। आज तक आपने जो कुछ पढ़ा है इवोल्यूशन के बारे में, क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स और बेहतर तरीके से आप समझेंगे, राइट? चलो, तो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ज़ील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। कागज कलम तैयार रखिएगा, ये आपके सबसे बेहतरीन साथी हैं। साथ के साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? तो चलिए एक नई उमंग के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हम इवोल्यूशन, राइट? बहुत सारी बातें आपने इसमें जाननी है। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई हम ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। शुरू से ही इंसान की ये जिज्ञासा रही है, ये क्यूरियोसिटी रही है मनुष्य के मन में कि वो ये जान पाए कि हमारी इस पृथ्वी पर, हमारी इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। और क्या जीवन केवल पृथ्वी पर है या हमारे ब्रह्मांड में किसी और ग्रह पर भी जीवन है? क्या मनुष्य केवल धरती पे पाए जाते हैं या फिर एलियंस भी होते हैं? बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस सेशन में। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे का पूरा इवोल्यूशन पढ़ लेने के बाद आपका नजरिया जरूर बदलेगा जिंदगी को लेकर के, लाइफ को लेकर के। ठीक है जी? सो एक तो ये मत कंफ्यूज होना, ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन में दोनों बातें अलग हैं। धरती पे जीवन की शुरुआत होना, लाइफ का ओरिजिन होना, और उसके बाद लाइफ का इवॉल्व होना, ये दो अलग कंसेप्ट्स हैं, मिक्स नहीं करना है। आज के इस सेशन में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे, जैसे बायोओएसिस भी कहते हैं, एक और टर्म भी हम दे देते हैं, बायोओएसिस, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। वन, शुरुआत करते हैं इस विशाल ब्रह्मांड से, यूनिवर्स। आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है हमारे सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स, सन, उसके बाद आप जानते हैं भाई अलग अलग जो प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सबके बारे में जानते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यू नो, राइट? नाउ आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस देखे होंगे कि मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों की हमेशा से एक विशेष नजर रही है इस बात के लिए, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन केवल इस ब्लू प्लैनेट अर्थ पर नहीं है, मार्स पर यानी मंगल ग्रह में भी जीवन है। हर साल अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जानते हैं आप इस बारे में, राइट? देश विदेश में सभी वैज्ञानिक इस होड़ में जुटे हुए हैं कि हम ये जान पाए कि धरती के अलावा जीवन और कहां है, जिसे हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, दैट इज एक्सोबायोलॉजी। ओके, आप जानते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट, और लगातार वो एक सेट पैटर्न ऑफ मोशन में भी है। भाई हमारे जो ग्रह हैं वो भी तो आप जानते हैं, अगर हम पृथ्वी की बात भी करें तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। पृथ्वी अपनी धुरी पे खुद भी तो घूम रही है ना, जिसके हिसाब से दिन या रात होते हैं, और जब सूरज के चारों तरफ वो एक चक्कर लगा लेती है तो वो एक साल हो जाता है, राइट? इसी तरह से जो गैलेक्सीज हैं आप देख पा रहे हैं वो भी एक स्वर्लिंग मोशन में है। अलग अलग तरह की फोर्सेस हैं जो अप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, वो फिजिक्स की बातें हैं, वो हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। हमारी गैलेक्सी कौन सी है भाई? मिल्की वे गैलेक्सी। क्या आप मुझे किसी और गैलेक्सी का नाम बता सकते हैं? मिल्की वे को आकाश गंगा भी कहते हैं, शायद आप जानते होंगे। किसी और गैलेक्सी का नाम बताएंगे आप मुझे? हैव यू हर्ड ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी? है ना, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हो, राइट? सो हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है, इसमें हमारा सोलर सिस्टम है भाई। सोलर सिस्टम में क्या है भाई? सूर्य देव हैं, सूरज है जी बीच में, और प्लैनेट्स चारों तरफ घूम रहे हैं, राइट? और अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। जो प्लैनेट सूरज से जितना ज्यादा दूर होगा, राइट, सूर्य से जितना ज्यादा दूरी पे होगा, उसका जो रिवोल्यूशन है, उसका जो चक्कर है सूरज के चारों तरफ, उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट का एक साल कितना बड़ा होगा? कैन यू इमेजिन? मान लो हम धरती पे हैं, हम अर्थ पे हैं, और अर्थ ने अपना एक चक्कर लगा लिया सन के चारों तरफ, एक साल हो गया। और अगर कोई प्लैनेट काफी दूर है, जब वो अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा सन के चारों तरफ, तब तक हो सकता है धरती के बहुत सारे चक्कर हो चुके हैं, मतलब अर्थ के ऊपर कितने साल बीत गए और उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे भी एक साल भी नहीं बीता। और उसी हिसाब से वो प्लैनेट का साइज कितना बड़ा है, वो कैसे अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उसके हिसाब से उसका दिन और रात का ड्यूरेशन भी धरती के दिन और रात के ड्यूरेशन के हिसाब से अलग होगा, राइट? ओके, सो हमने जाना यूनिवर्स के बारे में, फिर हम समझे गैलेक्सीज क्या है, और फिर हम समझे कि प्लैनेट्स क्या है। वेल, हमारा अपना प्लैनेट, हमारी अपनी पृथ्वी, आवर ओन प्लैनेट अर्थ, ब्लू प्लैनेट्स। क्या जानते हैं कौन से प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है? सूरज से जब आप आगे बढ़ते हैं अलग अलग प्लैनेट्स की तरफ, नाम याद है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, हैव यू हर्ड ऑफ प्लूटो आल्सो? ओके, सो भाई नीली नीली नजर आ रही है धरती, ऐसा क्यों है? ब्लू क्यों है? अर्थ ब्लू है पानी के कारण, जल ही जीवन है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे कि धरती पे जीवन की शुरुआत हुई क्योंकि यहाँ पे पानी है। बट इज इट मैंडेटरी कि पानी जहां नहीं होगा वहां लाइफ हो ही नहीं सकती? सोचिए जरा, इज इट मैंडेटरी कि जल का होना अति आवश्यक है? वाटर की प्रेजेंस मैंडेटरी है क्या लाइफ के ओरिजिन के लिए और इवोल्यूशन के लिए? जाने के सवाल का जवाब भी अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपको इस खूबसूरत से नन्हे से वीडियो के जरिए दिखाया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें, पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग,
राइट? इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में हमारी अर्थ तो एक जस्ट अ स्मॉल स्पेक ऑफ डस्ट ऐसा मान लीजिए, एक छोटा सा तिनका है, राइट? इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसके अंदर इतनी सारी गैलेक्सीज, उनमें सोलर सिस्टम्स और सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लैनेट। सो जस्ट इमेजिन व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ दिस ह्यूज यूनिवर्स। लाइफ की ओरिजिन से पहले चलो जरा ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना होगा, ये यूनिवर्स खुद कैसे बना है। हैव यू हर्ड ऑफ बिग बैंग? बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना है जी आपने? यस, बिग बैंग क्या था? सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन व्हिच वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, जिसे हम सोच भी नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड। इतना बड़ा एक धमाका हुआ 20 बिलियन years old. दिस इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। यूनिवर्स इज 20 बिलियन years old। जब बिग बैंग हुआ होगा उस समय चारों तरफ डस्ट था, ढेर सारी गैसेस थी, मुख्य रूप से हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहले तो तापमान बहुत ज्यादा था, फिर तापमान धीरे धीरे कम होने लगा होगा। एक सूटेबल रेंज ऑफ टेंपरेचर भी तो चाहिए जीवन की शुरुआत के लिए। आपने पढ़ा है ना कि एक रेंज होता है तापमान का जिसपे एंजाइम्स काम करते हैं। हॉट सल्फर स्प्रिंग्स वाली बात अलग थी, थर्मोएसिडोफाइल्स जो हमने बैक्टीरिया पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया याद है? नो, बाय ग्रेविटेशन द swirling mass of gases condensed forming galaxies and planets। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो है ही नहीं, राइट? सो जिसके कारण से वो जो swirling mass, वो जो घूमे जा रहा था, mass of gases, it formed different galaxies and ऐसे ही planets भी बने होंगे। और अगर हम देखें कि हमारी अपनी पृथ्वी की आयु कितनी है, धरती कितने साल पुरानी है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन years ago approximately, just imagine 4.5 billion years ago। and यूनिवर्स के बारे में क्या बताया मैंने? यूनिवर्स 20 बिलियन years old, ध्यान रखना है। See, जब बिग बैंग हुआ, फिर धीरे धीरे समय बीता, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए फ्रॉम द molten lava and that covered the earth। वॉल्केनोस फट रहे, ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, लावा निकला उनमें से, लावा के साथ कितनी सारी गैसेस बनी, राइट? वाटर वेपर्स भी रहे होंगे उस समय, बिकॉज तापमान ज्यादा है तो पानी आपको वेपर्स की फॉर्म में ही मिलेगा। अब देखो, उस समय कोई ओजोन की परत नहीं रही होगी, ओजोन नहीं थी, तो सूरज की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, यूवी रेज जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम सन broke up water into hydrogen and oxygen, the light और oxygen escaped। पानी बना, जैसे पानी फिर टूट जाता था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यूवी रेज के कारण, है ना? ऑक्सीजन से ही फिर ओजोन भी बनी हुई, ओजोन की परत जब आ गई तो फिर हार्मफुल रेडिएशन नीचे नहीं आ पाई, यूवी रेज नहीं आ पाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर जुड़ेंगे, फिर से पानी बना देंगे। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? ग्रेट। नाउ इसका मतलब है अगर हम लाखों करोड़ों साल पहले की बात करें तो उस समय जो कंडीशंस थी वो बहुत बहुत अलग थी प्रेजेंट डे कंडीशंस के कंपैरिजन, है ना? आप देख पा रहे हैं अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और पहले फ्री ऑक्सीजन रही होगी, बाद में वो फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में आ गई, राइट? और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ती गई और पानी भी बनता गया। ऑक्सीजन रिएक्टेड, नोट कीजिएगा ये बात, ऑक्सीजन रिएक्टेड एंड फॉर्म्ड ओजोन लेयर अराउंड द प्रिमिटिव अर्थ। ओजोन की एक प्रोटेक्टिव परत बन गई जिसके कारण हार्मफुल रेस फिर धीरे धीरे नीचे आना बंद हो। ठीक है, बादल भी थे, बारिशें हुई होंगी, टॉरेंशियल रेन्स, मूसलाधार बारिश जिसे हम कहते हैं। अब धरती की जो सतह होगी वो स्मूथ तो नहीं होगी भाई, ऊबड़ खाबड़ होगी, ऊंची नीची होगी, बहुत गहरे गहरे गड्ढे भी रहे होंगे, है ना? क्योंकि कितने मेटेओराइट्स भी तो टकरा रहे थे इधर से आकर। अभी भी आप सुनते हैं भाई धूमकेतु टकराया इस जगह पे, मेटेओराइट्स जो थे वो भी आके टकराए होंगे, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए होंगे, है ना? पानी भर गया उसमें तो बहुत बड़े बड़े समंदर भी बन गए होंगे उसमें, राइट? इंटरेस्टिंग है ना, सब बातें जानना। अर्थ टर्न्ड ब्लू, ब्लू प्लैनेट कहते हैं ना, नीला ग्रह है हमारा, किस कारण से भाई? पानी के कारण, राइट? अर्थ टर्न्ड ब्लू ड्यू टू वाटर। सो पानी आ जाने से इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई कि यहां जीवन की शुरुआत भी होगी टू सपोर्ट लाइफ, राइट? सो अर्थ तो हमने पढ़ा कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो लाइफ कब ओरिजिनेट हुई हो? लाइफ ओरिजिनेटेड अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स अगो। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। यूनिवर्स की आयु कितनी बताई मैंने? 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, उसमें से अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है जी, देखते जाइए कैसे हम पास्ट से धीरे 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 प्रेजेंट की तरफ आ जाएंगे। द क्वेश्चन इज हाउ डिड द फर्स्ट लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ? सबसे पहले, करोड़ों साल पहले जीवन की शुरुआत कैसे हुई हो? मैंने कहा कि ये जिज्ञासा रही है हमेशा से ही इंसान की, इस सवाल का जवाब जानने की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, जिज्ञासा शुरू से ही रही है मनुष्य। बहुत सारे दार्शनिक या फिलोसोफर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट्स दिए अपने अपने समय पे, चाहे 17वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं की, 19वीं की, 20वीं की, अलग अलग कंसेप्ट्स जो है दिए गए हैं, ये कह दीजिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, नन ऑफ दीज थ्योरीज इज कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी। बस हम ये देखते हैं ये थ्योरी दूसरे से बेहतर है। इवन करंटली जो कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं, पढ़ेंगे हम, वो ओपेरिन एंड हाल्डेन का कंसेप्ट जो है लाइफ के ओरिजिन को लेके, दैट्स कॉल्ड केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें भी कई जगहों पे फ्लॉज है ना? सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी थ्योरीज ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं, राइट? चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बाइबल में मेंशन, सभी धर्मों के जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उसमें इस बात का हमें जो है आइडिया मिलता है, उसमें ये बातें लिखी है कि भाई किस प्रकार से जीवन की शुरुआत हुई होगी अर्थ में। बाइबल में मेंशन है, फादर स्वेरेस के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी का ये मानना है दैट लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सम सुपरनैचुरल पावर। गॉड क्रिएटेड अर्थ एंड ऑल द पॉसिबल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, एंड पूरा जीवन जो है उसका 6 दिन में निर्माण हो गया था। एडम एंड ईव का कंसेप्ट सुना होगा आपने, आदम और हव्वा भी बोल देते हैं हम हिंदी में। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आपने सुना होगा मनु एंड श्रद्धा, मनु पहले पुरुष थे और श्रद्धा जो है पहली स्त्री थी, मैन एंड वुमन। ऐसे ही हम बाइबल का अगर जिक्र करें तो एडम एंड ईव की बात
आप जानते हैं नाउ द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी वाज फादर स्वेराज। आप हेडिंग देंगे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, हेडिंग दीजिए और जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलूं वो लिखते जाइए साथ साथ, बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से। द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज फादर स्वेराज। क्या मानना है इस थ्योरी का? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सम सुपरनैचुरल पावर, भगवान कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, दिव्य शक्ति जिसने जीवन का निर्माण करा है। अकॉर्डिंग टू बाइबल द फर्स्ट मैन एडम एंड द फर्स्ट वुमन वाज ईव, दे वर क्रिएटेड बाय गॉड, राइट? अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा। आपने नाम सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और सृष्टि का विनाश करने वाले शिव को माना गया है, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। सो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हमें कहते हैं कि भाई द एंटायर वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा, द फर्स्ट मैन वाज मनु एंड द फर्स्ट वुमन वाज श्रद्धा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ये पूर्णतः एक धार्मिक मान्यता है, कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है हमारे पास इसका। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी लैक्स साइंटिफिक एविडेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ व्हिच साइंटिस्ट्स कैन नॉट एक्सेप्ट। भाई जो वैज्ञानिक हैं वो कहेंगे भाई हमें तो प्रमाण चाहिए इस चीज के, है ना? चलिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से आगे बढ़ते हैं। एक और कांसेप्ट है जी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, राइट? थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया का क्या मानना है कि भाई अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ, राइट? जब आप ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो पैनस्पर्मिया का ये मानना है कि ये अर्थ पे हुआ ही नहीं, लाइफ हैज माइग्रेटेड टू अर्थ फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, किसी दूसरे प्लैनेट से, दूसरे ग्रह से अर्थ पे लाइफ माइग्रेट करके आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। मेटेओराइट कोई टकराया आकर के, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उसके साथ लाइफ के स्पोर्स थे और धरती पे आकर के फिर वो इवॉल्व होते गए। नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये संभव है? चलिए देखते हैं। हेडिंग है जी आपका थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इसका दूसरा नाम है इंटरप्लैनेटरी थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरप्लैनेटरी थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय रिक्टर एंड सपोर्टेड बाय आर्हेनियस, राइट? दो वैज्ञानिकों के नाम यहां पे याद रखिएगा, रिक्टर एंड आर्हेनियस, प्रपोज्ड बाय रिक्टर एंड सपोर्टेड बाय आर्हेनियस। Even Greeks believed that life on Earth came from space through meteorites in the form of spores. But is it possible कि spores of life survive कर पाएं इतनी ज्यादा tough conditions outer space की जो है, तापमान की इतने बड़े बड़े बदलाव, कहीं पे गिरावट और फ्रिक्शन के कारण कहीं पे तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा? Is it possible कि कोई ऐसी चीज जिसे आप जीवित करें, जिसमें जीवन हो, वो ऐसी कंडीशंस को क्रॉस करके धरती तक पहुंच पाए? Certain scientists criticize this theory. वो इसे क्रिटिसाइज करते नहीं मानते कुछ वैज्ञानिक। उनका कहना है spores of life cannot survive in the outer atmosphere. Why? Because of extreme dryness, high temperature, UV rays, ultraviolet radiations है, खत्म कर देंगी वो किसी भी जीवित चीज को। तापमान इतना ज्यादा है कि जब उसमें मेटल्स पिघल जाएंगे इतने हाई टेम्परेचर पे, तो फिर किसी जीवित चीज का बच पाना कैसे संभव है? और बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, राइट जी? अब सवाल ये उठता है कि इस पैनस्पर्मिया वाली बात पे विचार आया ही क्यों वैज्ञानिकों को? आर्हेनियस और रिक्टर ने ऐसा सोचा क्यों कि धरती पे लाइफ नहीं हुई होगी? एक्चुअली उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अर्थ पे प्रेजेंट लिविंग सिस्टम्स में जो एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए चाहिए, मोलिब्डेनम जैसे है। अब हैरानी की बात यह है कि ऐसे कुछ खास एलिमेंट्स अर्थ में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर धरती पे लाइफ का ओरिजिन हुआ है तो फिर जो एलिमेंट्स बहुत सारे एंजाइम सिस्टम्स को चाहिए काम करने के लिए, वो तो धरती पे होनी चाहिए, और धरती पे बहुत कम मात्रा में। सो इससे एक आइडिया मिला दैट लाइफ मस्ट हैव माइग्रेटेड फ्रॉम दैट प्लैनेट वेयर सच एलिमेंट्स आर फाउंड इन अबंडेंस। मेटेओराइट्स की फॉर्म में स्पोर्स ऑफ लाइफ धरती तक पहुंचे होंगे। चलिए जी, अब इसे साबित कर पाना या इसे गलत प्रूव कर पाना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि हम करके तो दिखा नहीं सकते कि भाई कोई मेटेओराइट आ रहा है उसमें स्पोर्स ऑफ लाइफ आ रहे हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट थ्योरी दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस, अपने आप जनरेट हो जाना चीजों का। भाई बारिश हुई तो मेंढक अपने आप पैदा हो गए, कहीं काउ डंग है, गाय का गोबर है, उसमें अपने आप मैगट्स पैदा हो गए। अपने आप हो सकते हैं क्या? नहीं ना। चल पढ़ के देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या नाम है थ्योरी का? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे हम थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस भी कहते हैं, ऑल्टरनेट नाम है। चलिए देखिए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले इस कंसेप्ट का ये कहना है लाइफ स्पॉन्टेनियसली एमर्जेस फ्रॉम द डिकेइंग रॉटिंग मैटर। आप कहीं किसी जगह पे भोजन रख दीजिए, भाई कच्चा हो या पका हो, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दीजिए, आप देखेंगे वो गल सड़ जाएगा और उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, मैगट्स आ गए। मैगट्स आर व्हाट? लार्वे ऑफ हाउस फ्लाई। अब चूहों को भोजन मिलेगा, कहीं ब्रेड रखी है, मीठा रखा है, अनाज है, तो उसे भी खाने आ जाएंगे। तो ये माना जाने लगा कि भाई ये अपने आप पैदा हो गए। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि अपने आप कैसे पैदा हो सकते हैं? लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। वहां पे मक्खियां आई होंगी, मक्खियों ने खाना खाया, अंडे दिए, अंडों में से मैगट्स निकल आए, है ना? चल, वॉन हेलमोंट, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, नाम नोट कर लीजिए। वॉन हेलमोंट gave a recipe for rat production. Strange. उन्होंने पूरी रेसिपी दे डाली कि भाई चूहे बनाने हैं तो घर में बना लीजिए। कैसे बनेंगे? उन्होंने कहा एक मिट्टी का बड़ा सा बर्तन लीजिए, अर्दन पॉट, ठीक है? उस मिट्टी के बड़े से बर्तन में गेहूं के कुछ दाने रख दीजिए, व्हीट ग्रेन रखिए भाई उसमें, और उसके साथ ही पसीने से भीगी हुई एक शर्ट रख दीजिए, डर्टी शर्ट, शर्ट ड्रेंच्ड इन स्वेट। अब इसका क्या लॉजिक है भाई, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। गेहूं रख दिया मिट्टी के बर्तन में, शर्ट रख दिया, 21 दिन तक प्रतीक्षा कीजिए, चूहे बन जाएंगे भाई अपने आप माइट्स। ऐसा हुआ भी। जब ऐसा किया गया, एक बड़ा सा अर्दन पॉट, मिट्टी का पॉट रख दिया गया और उसमें व्हीट ग्रेन्स और शर्ट रख दी गई, और फिर उधर देखना नहीं है मुड़ के, बस 21 दिन बाद आगे देखना है, वहां पे चूहे आ गए।
स्ट्रेंज। अब आप चूहे कैसे पैदा हो गए? नाउ द थिंग इज, हर जानवर भोजन तो ढूंढता है, सुरक्षित जगह ढूंढता है, फीडिंग एंड ब्रीडिंग ही दो मेन मकसद है। तो भाई चूहों को अनाज के बारे में वहां पता चला, चूहे वहां पहुंचे, उन्होंने वीट खाया, ब्रीड करा, वहां पे चूहे पैदा हो गए, राइट? दे फेल टू रियलाइज कि चूहे अपने आप नहीं बने, इन चूहे के पेरेंट्स जो है वहां आए होंगे, फीडिंग और ब्रीडिंग करा, तो हमें वहां पे चूहे नजर आए हैं। आप देख पा रहे हैं दो अलग अलग बर्तन हैं, दोनों में भोजन रखा है। एक में आपने देखा कि भोजन के चारों तरफ आपको नजर आ रहे हैं चूहे, और दूसरे में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आपने उसे ढक दिया, कवर करा है, ठीक है जी। सो व्हेन यू कीप द थिंग्स कवर्ड प्रॉपर्ली देन लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट, एंड व्हेन यू कीप देम ओपन लाइफ ओरिजिनेट्स। तो ओरिजिनेट तो नहीं कर रही है यहाँ पे। खैर, अभी हम देखेंगे कि इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है जी। फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कंसेप्ट को डिस्प्रूव करने के लिए, इन्होंने प्रूव नहीं करा, डिस्प्रूव करा कि ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने क्या करा कि भाई अलग अलग जार्स ली, ठीक है, उन जार्स में मीट के पीसेस रख दिए, पहले उन्हें बॉयल कर दिया कि भाई ताकि उनके अंदर कोई भी मैगट वैगट या कोई वर्म पहले से ना हो। 3 जार्स में से एक जार को कवर नहीं करा, इस जार पे गौर से देखिए, अनकवर। एक को कवर कर दिया जी पार्चमेंट से, पार्चमेंट पेपर, और एक को मलमल के कपड़े से, मसलिन क्लॉथ, ठीक है जी। He took the flesh and cooked it so that no organisms were left alive. पहले मीट के टुकड़े लेके फ्लेश लेके उबाल दिया, भाई बॉयल कर दिया, है ना, ताकि श्योर हो जाए कि अभी इसमें कोई जिंदा चीज बची नहीं है। फिर उसे जार्स में रख दिया। Then he placed the flesh in 3 jars, separate jars. One jar was covered with parchment. Second was covered with fine muslin cloth. मलमल का कपड़ा होता है, muslin cloth. और एक जार को उन्होंने अनकवर्ड छोड़ दिया। He kept these jars for few days. थोड़े दिनों तो कैसे रहने दिए। अब आप देख पा रहे हैं क्या हुआ होगा? कौन से जार में उनको मैगट्स मिल गए? भैया जिसको कवर नहीं करा है, मक्खियां उसमें एंटर करेंगी, हाउस फ्लाइज विल एंटर, दे विल फीड ऑन द स्टफ, खाना खाया, पेट भरा, अंडे दे दिए, हम फर्टिलाइज्ड एग्स हैं तो उनमें से लार्वे निकल आएंगे, मैगट्स। व्हाट आर मैगट्स? मैगट्स आर द लार्वे ऑफ हाउस फ्लाई। जो जार्स कवर्ड है उनमें नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे आप खुद सोचिए। देखिए भाई, जहां पे पार्चमेंट पेपर है तो मक्खियां तो एंटर नहीं कर सकती, इसमें संभव ही नहीं है। नहीं एंटर करेंगे तो भाई अंडे कहां से आएंगे? अंडे नहीं होंगे तो भाई कैसे निकलेंगे लार्वे? मलमल का कपड़ा जो है उसके जरिए हवा अंदर जा सकती है, तो मक्खियां यहाँ पे आई, बैठी, अंडे दिए अपने, यहाँ पे भी हमें लार्वे नहीं देखने को मिले। अब क्या हो सकता है, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन करा इस कंसेप्ट, देखते हैं। Maggots developed only in the uncovered jar, though the flies also visited other jars. मक्खियां आएंगी बाकी जार्स के आसपास, भिन भिनाएंगी, लेकिन उसके अंदर जो मीट पड़ा है उसमें लार्वे नहीं बन सकते, ठीक है जी। चल, ये था फ्रांसिस्को रेडी का 3 जार एक्सपेरिमेंट, कह दीजिए आप। समय बीतता गया, फ्रांसिस्को रेडी ने अपनी बात कह दी थी, धीरे धीरे समय बीता, और हुआ क्या बेटा कि हमने ऐसे यंत्र बना लिए, ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप्स बना लिए जिसके जरिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया के बारे में पता चला कि भाई ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हम आंखों से नहीं देख पाते। अब हुआ क्या, फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट अब क्रिटिसाइज हो गया। कैसे? क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए मेरे बच्चे कि ये वाले जो 2 जार्स हैं जिनको कवर करा है, जिन जार्स को हमने कवर करा हुआ है, ये वाला और ये वाला, इसमें मैगट्स तो नहीं बने, दे आर टू कॉम्प्लेक्स, बिगर इन साइज। लेकिन अगर आप इन जार्स में से मांस का टुकड़ा लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें थोड़े दिनों बाद, तो आपको यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे, कई तरह के बैक्टीरिया, फंजाई नजर आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब लाइफ राइजेस स्पॉन्टेनियसली, करेक्ट। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लाइफ है तो बाकी जार्स में भी तो फिर लाइफ ओरिजिनेट हो गई। तो फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट हो गया भाई क्रिटिसाइज इस बात पे। एक और वैज्ञानिक थे स्पेलेंजेनी, लेज़ारो स्पेलेंजेनी। स्पेलेंजेनी ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि भाई ये भी संभव नहीं है, इवन सिंपल से सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप नहीं जनरेट हो सकता, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की जरूरत थी। तो स्पेलेंजेनी का क्या एक्सपेरिमेंट था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या दिया, हे इन्फ्यूजन। हे समझते हैं, भूसा जो होता है, राइट। हे लेके पानी में घोला एक फ्लास्क में और बॉयल करा, ही सील्ड द फ्लास्क विद अ कॉर्क, राइट। बिल्कुल सिंपलीफाइड में लिखा। सपोज करो जी ये है हमारी फ्लास्क, और इस फ्लास्क के अंदर हमने बॉयल कर दिया हे इन्फ्यूजन, यहां से भाप निकलने लगी, राइट। क्या है, मैं लिख दूं इसे, हे इन्फ्यूजन, ओके। तो हमने इसे बॉयल कर, भाप निकलने लगी। फिर उन्होंने क्या करा, थोड़ी देर बाद बॉयल करना बंद कर दिया फ्लास्क को, और एक कॉर्क लगा के इसे सील कर दिया, कॉर्क लगा दिया, ये रहा कॉर्क। और ये फ्लास्क एज इट इज कई दिनों तक पड़े रहे। अब इसमें तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो रही, कोई मोल्ड्स नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं, जरा सोचिए। और वो फ्रांसिस्को रेडी वाले जार्स में क्यों आ गए थे? क्योंकि वहां हवा तो प्रेजेंट थी ना, हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लैश पड़ा हुआ है, वहां पे वो ग्रो कर जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या करा है स्पेलेंजेनी ने, हे इन्फ्यूजन को बॉयल कर दिया। बॉयल करने से जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी रह रहे होंगे तो वो मर गए, हवा भी निकल गई बाहर, भाप के साथ साथ एयर भी निकल गई, स्टीम है ना, और फटाफट कॉर्क लगा के बंद कर दी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं। तो स्पेलेंजेनी ने कहा कि चाहे कोई कॉम्प्लेक्स हो ऑर्गेनिज्म का, चाहे कोई बिल्कुल सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, दे कैन नॉट ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, ठीक है जी। So after boiling hay infusion in a flask, he sealed the flask with a cork. There was no growth of any kind of organism in the flask. थोड़े दिनों बाद फ्लास्क में से कॉर्क हटा दिया, और जब कॉर्क हटा देंगे एयर विल एंटर, एयर कैरीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्लरिश करेंगे, ग्रोथ हो जाएगी वहां। आफ्टर फ्यू डेज he removed the cork. There was growth of organisms in the flask. Why? Because air could enter into the flask and air has spores of microorganisms. और वो स्पोर्स जो है जब उन्हें फेवरेबल माहौल मिला वहां पे वो ग्रो करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियरली साबित हो गया कि सिंपल से सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप ओरिजिनेट नहीं कर सकते। अब हुआ क्या जी, कुछ समय बाद ऑक्सीजन के बारे में पता चला, प्रीस्टले डिस्कवर ऑक्सीजन, और हमने जाना कि ऑक्सीजन जो है ये तो जीवन के लिए चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ।
तो अब स्पेलेंजेनी का एक्सपेरिमेंट क्रिटिसाइज हो गया कि भाई आप फ्लास्क को सील कर रहे हैं कॉर्क से, यू आर नॉट अलाउइंग ऑक्सीजन टू एंटर इनटू द फ्लास्क, दैट्स व्हाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू ओरिजिनेट, यू शुड प्रोवाइड देम ऑक्सीजन। अब वो फंस गए भाई इस बात में, अगर कॉर्क में छेद कर देते कि ऑक्सीजन एंटर करेगी तो सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं जाएगी कॉर्क के उस होल के थ्रू, पूरी की पूरी हवा जाएगी, हवा में स्पोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ग्रो कर जाएंगे। वो कैसे समझाएं दुनिया को इस बात को? फिर दिमाग लगाया जी एक महान वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने सोचा मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करता हूं जहां पे मुझे कॉर्क लगाने की जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसकी गर्दन को हंस की गर्दन की तरह मोड़ दिया, हंस समझते हैं, स्वैन जो कहते हैं, ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट का नाम है जी इनके स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। सो आप देख पा रहे हैं कैसे हंस की गर्दन की तरह गर्दन मोड़ दी, फ्लास्क लिया जी, प्री स्टेरिलाइज कर दिया उन्हें अच्छे से, और उनकी शेप क्या थी, एस शेप्ड नेक, कोई कॉर्क नहीं यूज करा। अब इसमें उन्होंने क्या फिल करा, ही टुक यीस्ट, खमीर होता है ना जो, शुगर, वाटर वेपर्स, ये घोल बना दिया भैया, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कह दीजिए, सॉल्यूशन कह दीजिए, और गर्म करा इसको, उबाला अच्छे से, ही बॉइल्ड इट, पूरा अच्छे से गर्म करके बॉइल कर दिया। हीट किल्ड द यीस्ट इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बोथ द फ्लास्क्स, राइट। देखो सिर्फ दो नहीं रही होंगी, और ज्यादा रही होंगी। अब हुआ क्या, जब बॉइल करना बंद कर दिया, जब बॉइल करना बंद कर दिया तो कोई कॉर्क नहीं लगाया, राइट, कोई कॉर्क नहीं लगाया, ऐसे छोड़। He broke S shaped neck of the flask A। मान लीजिए दो ग्रुप्स बनाए, ए ग्रुप और बी ग्रुप वाली फ्लास्क है, और एक की गर्दन को तोड़ दिया और दूसरे को नहीं तोड़ा। कलर ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए चेंज्ड, यहां पे जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था ना ए वाले में, इसका रंग बदल गया, राइट, बी वाले का रंग नहीं बदला। नो ट्रेस ऑफ लाइफ कुड बी फाउंड इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऑफ फ्लास्क बी। कहने का मतलब ये है कि ये वाली फ्लास्क में किसी किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन फ्लास्क ए में यहां पे ग्रोथ मिली, और ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन खराब हो गया, यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंजाई बैक्टीरिया सब की ग्रोथ हो गई। कैसे? क्योंकि यहां से हवा आसानी से अंदर जाएगी, एयर एंटर करेगी, एयर में स्पोर्स होंगे और वो खराब हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन भी अंदर गई, स्पोर्स गए अंदर, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन खराब हुआ, एक तरह से वहां पे ग्रोथ होगी। अब आप कहेंगे यहां भी तो कॉर्क नहीं लगाया ना, तो एयर यहां भी तो एंटर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन यहां स्मार्टनेस क्या थी कि फ्लास्क की गर्दन को इस तरीके से मोड़ा गया था कि जब इसको बॉयल करना बंद करा, स्टीम कंडेंस हुई, तो वाटर ड्रॉपलेट्स यहां इकट्ठे हो जाते, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है जी, ये वाले जो मैंने दिखाए, दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट्स। हवा एंटर करेगी, उसे पानी रुकावट देगा, डस्ट स्पोर्स वो सभी वहीं इकट्ठे रह जाएंगे, और मेन चैंबर में वो चीज नहीं पहुंच पाएगी। तो लुईस पास्चर ने कहा देखो मैंने तो कोई कॉर्क नहीं लगाया, ऑक्सीजन की एंट्री, एयर की एंट्री को मैं तो अलाउ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नो ट्रेस ऑफ लाइफ वाज फाउंड इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऑफ द फ्लास्क बी। लाइफ फाउंड इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऑफ फ्लास्क ए व्हिच वाज ओपन एंड इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर। ये हाजी नतीजा, देखें बैक्टीरिया। उन्होंने कहा देख लो भाई फ्लास्क ए ग्रुप वाली जो है वहां पे आपको जीवन के लक्षण मिल रहे हैं, माइक्रोस्कोप्स मौजूद थे तो देख लीजिए उसको, है ना, और अगर अपने आप होना होता तो दोनों में होना चाहिए था। ओके, सो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया, ये देखो हमने कांटा लगा दिया ना ऐसे क्रॉस, लाइफ डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु फाइनली डिस्प्रूव्ड लुईस पास्चर फाइनली disproved what? Abiogenesis and proved what he proved? He proved biogenesis। उन्होंने कहा abiogenesis नहीं होता, biogenesis होता है। Biogenesis means life arises from pre-existing life। अगर पहले से जीवन है तभी आगे जीवन होगा। तो हम ये बात नोट कर लेते हैं लुईस पास्चर की, लाइफ emerges from pre-existing life forms, तो omnis vivum exovo और big, ठीक है। तो ये सेंटेंस याद रखना कि भाई किसने ये कहा था, दैट लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग लाइफ, इट वाज लुईस पास्चर, फाइनली डिस्प्रूव्ड। ओके, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फ्रांसिस्को रेडी ने करे, वो क्रिटिसाइज हो गए, और उसके बाद स्पेलेंजेनी का एक्सपेरिमेंट क्रिटिसाइज हो गया ऑक्सीजन की डिस्कवरी के कारण, तो लुईस पास्चर ने ये फाइनली डिस्प्रूव कर दिया। लेकिन 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 एक बात सोचिए, सवाल तो हमारा वहीं खड़ा है, हम तो ढूंढने ये चले थे कि अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो हमें अभी तक नतीजा मिला दैट लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग लाइफ। भाई ये क्या बात है, वो प्री एक्जिस्टिंग लाइफ कहां से आई? अगर करंट लाइफ प्री एक्जिस्टिंग से बनी है तो प्री एक्जिस्टिंग कहां से आई? ढूंढना तो यही था ना हमें। सो भाई और थ्योरीज है ना, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस या केमिकल ओरिजिन। सो केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी क्या है समझते हैं जी। अगर हम अर्थ की कंडीशंस की बात करें आज से लाखों करोड़ों साल पहले, द एटमॉस्फेयर वाज एंटायरली डिफरेंट, द कंडीशंस वर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे कंडीशंस। उस समय तापमान बहुत ज्यादा था, एवरीथिंग वाज इन द मोल्टन फॉर्म, ज्वालामुखी फट रहे थे, वोल्केनिक इरप्शंस थे, बहुत सारी गैसेस थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, देयर वर अबंडेंस ऑफ वाटर वेपर्स, टोरेंशियल रेन्स वर हैपनिंग, मूसलाधार बारिश जिसे हम कहते हैं। No free oxygen was available। बहुत बिगिनिंग में रही होगी ऑक्सीजन, फिर वो पानी के साथ जुड़ गई तो पानी बन गया। Whatever oxygen was available, it was in bound form, in the form of metal oxides। ऐसे कुछ हालात रहे होंगे, तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ कैसे ओरिजिनेट कर गई, देखते हैं अभी क्या हुआ होगा उस समय। ओपेरिन एंड हाल्डेन का कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर ओपेरिन, जेबीएस हाल्डेन, सारे नोट्स मिलेंगे, डिटेल में चिंता मत कीजिए, पहले कहानी की तरह सुनते जाइए। ओपेरिन was a Russian biochemist and Halden was an English physiologist। हाल्डेन later on settled in India, भुवनेश्वर में। ओपेरिन एंड हाल्डेन ने एक्चुअल में एक्सप्लोर करा था कंसेप्ट हैकेल का, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी की आर्टिफिशियल सिंथेसिस है, ये ओरिजिनल हाइपोथेसिस जो था इट वाज गिवन बाय हैकेल। हैकेल ने कहा कि द कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ वर वेरी मच डिफरेंट। तो उस समय इनऑर्गेनिक जो चीजें थी वो आपस में जुड़ी, तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर उन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, मतलब मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स आपस में मिलते गए होंगे, किसी तरह के एनर्जी सोर्सेज रहे होंगे, जिसके कारण अमीनो एसिड्स, फिर प्रोटीन्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने मिलकर फैट्स बना दिए, न्यूक्लियोटाइड्स ने मिलकर के न्यूक्लिक एसिड्स बना दिए होंगे, है ना।
ये ओपेरिन एंड हाल्डेन ने कहा भाई फिर किसी तरह से ये सब चीजें मिलके फॉस्फोलिपिड्स अगर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी चीज बन गई, जब एक सेल जैसी चीज बन गई फिर उसके बाद ये चीजें और कॉम्प्लेक्स होती गई। मतलब ये जो सेल बना है, एक सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन जो है बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है हमने, प्रोटीन्स है भाई, अमीनो एसिड्स हैं, इसके अलावा सेल के अंदर आप जानते हैं पानी है, कई गैसेस भी हैं, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, शुगर्स, यही सब चीजें तो हैं बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी ओपेरिन एंड हाल्डेन ने जो कंसेप्ट दिया था, ये जो मॉडर्न हाइपोथेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय हैक्टल बट इट वाज इन क्रूड फॉर्म, क्लैरिटी नहीं थी, एक रफ आइडिया हैक्टल ने दिया। और इसी चीज को हम केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस भी कहते हैं, मटेरियलिस्टिक थ्योरी का नाम दिया इसे ओपेरिन ने। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार, लिख दो यहां पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज क्वेश्चंस इन नीट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देखिएगा, आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस। सो ये कहा गया दैट लाइफ एमर्जेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लिविंग चीज जो है, लाइफ जो है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी। सो हैकल ने ये कंसेप्ट तो दे दिया था बट इट रिक्वायर्ड फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और ज्यादा एक्सप्लोर करा ओपेरिन एंड हाल्डेन ने, और इसको लेके एक्सपेरिमेंट जो करा था, साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पे, वो हम पढ़ेंगे, दैट वाज बाय यूरे एंड मिलर। ठीक है, तो ओपेरिन एंड हाल्डेन की कही हुई बात को अगर मोटे तौर पे देखें तो उन्होंने यही कहा कि भाई द कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे कंडीशंस, राइट। ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में ना थी, पानी के साथ जुड़ गई थी, पानी बन, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी और वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई थी और पानी बन गया। Whatever oxygen was there, it was bound to metals and formed metal oxides. So mainly क्या चीजें थी उस समय, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, शॉर्ट में लिखा मैंने M फॉर मीथेन, A फॉर अमोनिया, H फॉर हाइड्रोजन, राइट, एंड देन वाटर वेपर्स। ये सब आपस में मिलते गए भाई, किसी तरह से अमीनो एसिड्स बन गए होंगे, फैटी एसिड्स बने होंगे, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ने मिलकर लिपिड्स बना दिया, अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज हुए तो प्रोटीन्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड से आरएनए बना, आरएनए से फिर डीएनए बना। ये भी हम पढ़ेंगे कि भाई पहले डीएनए आया था कि पहले आरएनए आया था, पहले आरएनए आया था, राइट, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जानेंगे इसके बारे में भी। अगर हम एक फ्लोचार्ट की फॉर्म में इन बातों को देखें तो शुरुआत में रहा भाई एटॉमिक फेज, एटॉमिक फॉर्म में तीन चीजें, फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। सीक्वेंस दिख रहा है आपको, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सीक्वेंस देखिए मेरे बच्चे, क्या है, सबसे पहले है जी एटॉमिक फेज, एटम्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। नाउ जब हम एटॉमिक फेज कहते हैं तो इससे क्या मतलब है, अर्ली अर्थ हैड इन्यूमरेबल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये बहुत बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, उस समय देयर वर इन्यूमरेबल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। एंड यू नो कि ये प्रोटोप्लाज्म की बेसिक कंपोजिशन क्या है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यही तो है मेन चीजें, तो ये सब प्रेजेंट थी उस समय एटॉमिक फेज में। अब एटम्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनना जरूरी है, एटम और मॉलिक्यूल में तो अंतर समझते हैं। फ्री एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, H H ने मिलकर H2 बना दिया भाई, N N ने मिलकर N2 बना दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जुड़ गई H2 के साथ बन गया भाई पानी, वाटर वेपर्स, C H जुड़े आपस में तो बन गया जी मीथेन, N और H आपस में जुड़े बन गया NH3 यानी अमोनिया, C और O जुड़ गए आपस में तो कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब में से हाइड्रोजन एटम्स जो थे दे वर मोस्ट न्यूमरस एंड मोस्ट रिएक्टिव इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट चले, राइट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एटम्स सबसे ज्यादा थे और वो सबसे न्यूमरस थे। नाउ लेट्स सी हाउ द सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड विद ऑल द ऑक्सीजन, H ने कहा, हाइड्रोजन ने कहा सारी ऑक्सीजन मुझे दे दो, मैं पानी बना दूंगा, टू फॉर्म वाटर, सो नो फ्री ऑक्सीजन वाज लेफ्ट, अब ऑक्सीजन नहीं बची, जो थोड़ी बहुत बची उसने मेटल ऑक्साइड्स बना दी। हाइड्रोजन एटम्स आल्सो कंबाइंड विद नाइट्रोजन एंड फॉर्मड अमोनिया। उस समय का जो एटमॉस्फेयर था इट वाज रिड्यूसिंग टाइप, ये टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप। जब आप रिड्यूसिंग टाइप कहते हो ना तो इसका मतलब है विदाउट फ्री ऑक्सीजन, अनलाइक द प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर, इस समय जो एटमॉस्फेयर है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइजिंग टाइप, इट हैज फ्री ऑक्सीजन, इट इज ऑक्सीडाइजिंग टाइप। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन के आ जाने से क्या अब लाइफ का ओरिजिन हो सकता है, हम पढ़ेंगे, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन आल्सो, अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए गड़बड़ हो जाएगी, बहुत भयंकर, राइट। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जी, वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, वाटर एंड अमोनिया, और प्रिमिटिव अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंट एटम्स हाइड्रोजन, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है जी। नाउ अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। पहले हमने लिखा सिंपल मॉलिक्यूल्स, अब हमने लिखा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये कैसे बने होंगे। अर्ली सिंपल मॉलिक्यूल्स इंटरैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे अब वो इंटरैक्ट करने लगे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीजें गई ना, C6H12O6 हुआ तो शुगर्स बन गई, ऐसे ही राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज बन गए, सिंपल शुगर्स। नाइट्रोजनस बेसेस बने, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स, जानते हैं आप ये चीज। एमिनो एसिड्स बने, राइट, एमिनो एसिड में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक तरफ अमोनिया एक तरफ COH, तो ये सब चीजें तो थी, तो एक तरीके से जुड़ी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना दी उन्होंने, अमीनो एसिड बना दी। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है, याद है आपको, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, याद है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाया था हमने जिसमें H ये अल्फा कार्बन होता है ना, ऐसे NH3 H3N लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड O या COOH, C डबल बॉन्ड OH लिख दो, COH, सो द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन बन गया। एक अमीनो एसिड बना तो फिर और भी बने होंगे, फिर अमीनो एसिड और अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे तो पॉलीमराइज करेंगे तो प्रोटीन बना देंगे।
ऐसे ही ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बन गए। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होगी, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, फॉस्फोलिपिड्स जैसी चीजें बन गई जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। नाउ उस समय पे टोरेंशियल रेन्स मस्ट हैव फॉलन। टोरेंशियल मूसलाधार बारिश, बड़ी तेज बारिश हुई होगी, और जैसे ही बारिश का पानी बहता हुआ आगे जाएगा, एज द वाटर रश्ड डाउन, इट मस्ट हैव डिसॉल्व्ड अवे एंड कैरिड विद इट्स सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। रॉक्स के पास से होकर गुजरेगा, तो क्योंकि धरती की सतह स्रोत तो नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, तो पानी जैसे ही बारिश का बहता हुआ आगे जाएगा, ढेर सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, और अल्टीमेटली समंदर में वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अल्टीमेटली दे एक्यूमुलेटेड इन द ओशंस। सो जो उस समय का समंदर रहा होगा, एंशिएंट ओशियनिक वाटर कंटेन्ड लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स, वेरियस गैसेस एंड एलिमेंट्स। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, हर चीज पानी में घुल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो अर्ली ओशियन रहा होगा, उसका जो पानी था उसमें ढेर सारी चीजें थी। देयर वाज अबंडेंस ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स, एलिमेंट्स। इसको प्रीबायोटिक सूप भी कहा था हाल्डेन ने। ये टर्म हम पढ़ेंगे आगे। हाल्डेन gave the term hot dilute soup, primitive soup, prebiotic soup to that primitive ocean। ठीक है, अब ये रिएक्शन की फॉर्म में दिखाया आपको, आप देख पा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन मिल गए, वही तो बन गया शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स। राइट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इसी से शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बने। यही एक सेल का बेसिक ढांचा बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन, साइनाइड और अमोनिया लगा दें तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स बने होंगे। अगर मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है तो एमिनो एसिड्स बन गए। वंडरफुल। बेसिक जितने बायोमोलिक्यूल्स चाहिए उस तरह से तैयार हो गए। ये जो सूप लाइक ब्रॉथ था, ब्रॉथ समझते हैं, शोरबा जैसे हम कह देते हैं, ऑफ द केमिकल्स फॉर्म्ड इन ओशियन ऑफ द अर्ली अर्थ, जिससे कि लिविंग सेल्स बने होंगे। इसको टर्म एक दिया था, एक नाम दिया था जेबीएस हाल्डेन ने, प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप फॉर दैट ओशियन, प्रिमिटिव ओशियन, वाज गिवन बाय हाल्डेन। राइट, तो जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो गए पानी में, तो इनका डिग्रेडेशन फिर थोड़ा धीमा पड़ गया। राइट, देयर डिग्रेडेशन वाज एक्सट्रीमली स्लो इन द एब्सेंस ऑफ एनी लाइफ और एंजाइम कैटलिस्ट। अब उस समय कोई एंजाइम्स तो थे नहीं, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, है ना? तो प्रोटीन्स बने प्रॉपर्ली, वो एंजाइम्स के रूप में काम करें। अब प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए चाहिए, अगर आरएनए प्रिमिटिव है, आरएनए से तो ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन्स बनते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है ना, एक सर्कल के बीच में हम फंस गए कि आरएनए होगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन होगा तो एंजाइम बनेंगे, और एंजाइम चाहिए आरएनए से। अगर हमें डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन कराना है, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराना है, तो एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम्स नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? आई मीन कितनी सारी कॉम्प्लेक्स बातें होगी ना। सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। एक बार देख लेते हैं ओपेरिन एंड हाल्डेन का ये कांसेप्ट क्या था। According to Oparin and Haldane, the conditions on primitive atmosphere were entirely different from present day conditions। हालात उस समय बिल्कुल अलग थे। क्या थे? एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप था, पहले भी बताया। नो फ्री ऑक्सीजन वाज अवेलेबल, व्हाटएवर ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट इट वाज इन बाउंड फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ओजोन भी नहीं होगी। देयर वाज नो ओजोन, ऑक्सीजन से तो बनती है। तापमान बहुत ज्यादा था, हाई टेंपरेचर। देयर वाज अबंडेंस ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स। ये चीजें बहुत ज्यादा थी उस समय। सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स इन वाटर। ये बात इंपॉर्टेंट है, पानी में हुआ ये सब कुछ। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। और उस समय एनर्जी के सोर्सेज क्या रहेंगे? भाई किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी सोर्सेज क्या थे? पहले भी बताया था, हीट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, बिजली कड़क रही थी बादलों से, हार्मफुल रेडिएशंस भी थे, यूवी रेज, एक्स-रेज। तो ये एनर्जी का सोर्स थे जिनके कारण सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते गए। दिस सेंटेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बेटा। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, व्हाई? बिकॉज़ रीजन, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। हर चीज घुल जाती है पानी में, और जब चीजें पानी में घुल जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्ट करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वाटर प्रोवाइड्स मैक्सिमम चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड व्हाई वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यू नो द रीजन। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है जी। तो अगर हम नटशेल में देखेंगे पूरा हाइपोथेसिस, पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बने, फिर पॉलीमर्स बने, फिर लाइफ ओरिजिन हुई होगी। अभी तक हम सेल वाली सिचुएशन पे नहीं पहुंचे। अभी तक हमने देखा कि भाई फैटी एसिड बन गए, ग्लिसरॉल बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गए, शुगर्स बन गए, अमीनो एसिड, प्रोटीन बन गए। इन सबसे मिलकर सेल कैसे बना होगा? क्या ये पॉसिबल है? ये सारी चीजें लैब में पानी में घोल दो और एक सेल बना दो? नो, वी नो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सेल, बट स्टिल वी आर नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग लाइफ इन द लैबोरेटरी। कहते हैं इफ देयर इज अ डिजाइन देयर हैज टू बी अ डिजाइनर। समझे बात में? इफ देयर इज अ डिजाइन देयर हैज टू बी अ डिजाइनर। तो सवाल फिर उठ खड़ा होगा कि क्या वाकई कोई सुपरनेचुरल पावर, गॉड जैसी कोई शक्ति, कोई एनर्जी रही होगी जिसके कारण लाइफ ओरिजिनेट हुई? बहुत सारे सवाल हैं अभी आपके दिमाग में, आने वाले सेशंस में करेंगे डिस्कस, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। सो द क्वेश्चन इज, वाज देयर एनी प्रूफ सपोर्टिंग दिस हाइपोथेसिस? ये उन्होंने अपनी काल्पनिक बातें कह लीजिए या जो भी उन्होंने कांसेप्ट दिया, इसको भी तो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए था ना, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया भाई? यूरे एंड मिलर ने। Harold Urey and Stanley Miller, they performed a special experiment that is called spark discharge apparatus, डिजाइन करके साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट, हूबहू सेम कंडीशंस क्रिएट कर दी उन्होंने लैब में, और उन्होंने कहा कि भाई ओपेरिन और हाल्डेन जो कह रहे हैं वो बातें सही हैं। तो यूरे एंड मिलर का ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है आपके सामने है, डिटेल में से डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं आज, बिग बैंग से लेकर के अलग अलग थ्योरीज की, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कैसे फिर वो डिस्प्रूव हुआ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसे ऑटोजेनेसिस भी कहते हैं, जिसमें फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट, जिसमें लेज़ारो स्पेलेंज़नी का एक्सपेरिमेंट, फाइनली लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, और फिर ओपेरिन एंड हाल्डेन का जो कांसेप्ट रहा है जो हमने अभी अभी स्टडी करा, और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो यूरे एंड मिलर ने दिया है साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, ये हम अगले सेशन में डिटेल में।
और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम बहुत सारी बातें जान चुके हैं, बहुत सारी थ्योरीज हमने पढ़ी थी जो लाइफ के ओरिजिन को लेकर के दी गई हैं अलग अलग फिलोसोफर्स के द्वारा, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन कोई भी एक ठोस हमें थ्योरी नहीं मिली अभी तक। जो करंट कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, याद होगा आपको पिछले सेशन में हमने ओपेरिन एंड हाल्डेन का पढ़ा था कि भाई धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी, है ना। तो क्या कहा था ओपेरिन एंड हाल्डेन ने कि भाई लाइफ ओरिजिनेटेड lakhs and lakhs of years ago on this earth and उस समय जो है कंडीशंस जो थी, कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे कंडीशंस। उस समय फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल थी वो पाउंड फॉर्म में थी, मतलब मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में थी। उस समय ओजोन भी नहीं थी, टेंपरेचर वाज वेरी हाई, एवरीथिंग वाज इन मॉल्टन फॉर्म, देयर वाज अबंडेंस ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो थे, इन्होंने पहले तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और फिर किसी तरह से एक प्रिमिटिव सेल बन गया होगा। देखिए कहना बहुत आसान है ये चीज, बट इफ देयर इज अ डिजाइन देयर हैज टू बी अ डिजाइनर। ये बात भी मैंने बोली थी। ओपेरिन एंड हाल्डेन ने ये कहा कि भाई सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो किसी तरह से, मान लीजिए अमीनो एसिड मिले तो प्रोटीन्स बन गए, सिंपल शुगर्स आपस में जुड़ते गए तो पॉलीसैकेराइड्स बन गए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़े होंगे तो फिर लिपिड्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते गए, न्यूक्लिक एसिड्स बने, आरएनए बना, फिर डीएनए बना होगा। अब ये सारी बातें उन्होंने कह तो दी, लेकिन इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो चाहिए। जब तक आप ये थ्योरेटिकल बातें जो आप कह रहे हो इन्हें साबित करके नहीं दिखाते तो दुनिया नहीं मानेगी भाई। इट्स सिंपल, साइंस का सिंपल फंडामेंटल है, आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम इसी चीज से करेंगे कि यूरे एंड मिलर, नाम एनसीईआरटी में भी है इन वैज्ञानिकों के, आपने शायद पढ़ा भी होगा, हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर ने किस प्रकार से खास तरह का एक apparatus डिजाइन करा। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। अपने उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया था साइम्युलेशन एक्सपेरिमेंट। साइम्युलेट करना कि हूबहू सेम वैसी कंडीशंस क्रिएट कर देना। साइम्युलेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डिजाइन करके ये साबित कर दिया कि भाई अगर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाली कंडीशंस लैब में क्रिएट कर दी जाएं तो हम भी सिंपल मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है जी, तो कागज कलम तैयार रखिए, मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिया आपको। आज क्या पढ़ाने वाला हूं ये भी बता दिया, इंपॉर्टेंट नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहेंगे। एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जील के साथ, एक अच्छी उमंग, एक अच्छी सोच के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मैंने बतानी आपको इवोल्यूशन को लेकर के, नजरिया ही बदल जाएगा आपका, चीजों को देखने का, इस ब्रह्मांड के बारे में सोचने का आपका नजरिया बदलेगा। राइट, चलिए जी, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, देखिए तो कीजिएगा। Was there any proof supporting this hypothesis? कौन सा हाइपोथेसिस? ओपेरिन एंड हाल्डेन वाला कंसेप्ट, जिसे ओरिजिनली किसने दिया था? हैकेल ने, बट इट वाज इन अ क्रूड फॉर्म। इट रिक्वायर्ड फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सप्लोरेशन वाज डन बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन, एक्सपेरिमेंटेशन वाज डन बाय यूरे एंड मिलर। तो चलिए जी, आपको ले चलते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट की तरफ। हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर, राइट जी, स्टैनले मिलर in 1953। देखिए हमने हेडिंग दिया मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना। द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय मिलर, यूए गाइडेड हिम, ध्यान रखना। सो स्टैनले मिलर हु वाज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ हैरोल्ड यूरे, ध्यान रखना, कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये भी पूछा हुआ है कि वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने करा था। हम जानते तो यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से है। मिलर यूए के स्टूडेंट थे, वो अपनी स्टडीज कर रहे थे उनके अंदर। सो यूए ने उन्हें गाइड करा कि भाई इस तरह का सेटअप बनाओ, ऐसे करो, एक्सपेरिमेंट तुम खुद करो। ठीक है जी, कहां किया गया एक्सपेरिमेंट? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। एक्सपेरिमेंट का नाम साइम्युलेशन एक्सपेरिमेंट, इंपॉर्टेंट है। साइम्युलेट का मतलब होता है हूबहू सेम वैसी कंडीशंस क्रिएट करना, किसी चीज को बिल्कुल कॉपी करना। तो एक खास तरह का अपरेटस बनाया गया जो आपको यहां पे दिख रहा है। कैन यू सी? मेन मेन चीजें तो बताओ क्या थी अपरेटस में। देखो ये बड़ी सी फ्लास्क थी ये वाली, इस फ्लास्क के अंदर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और इस अपरेटस में वो वाटर वेपर भी सर्कुलेट करते थे। इलेक्ट्रोड्स भी लगा दी गई, यहाँ पे स्पार्क जनरेट किया जाएगा। इसीलिए इस अपरेटस का नाम था बेटा, ये अपरेटस वाज कॉल्ड स्पार्क, लिख लेंगे आप भी, स्पार्क डिस्चार्ज apparatus, right? Spark discharge apparatus. Clear? एक्सपेरिमेंट का नाम साइम्युलेशन एक्सपेरिमेंट। सुनिए गौर से। मिलर demonstrated it clearly that ultraviolet radiation or electrical discharges or heat or a combination of these, ये सारे एनर्जी सोर्सेज है। यूवी रेज ले लीजिए, हीट ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये इन सबका कॉम्बिनेशन कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, किस चीज का मिक्सचर लिया? ये इंपॉर्टेंट है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स। मैं सिंपली ऐसे कहता हूं याद करने को, MAH इन द रेशियो 2:1:2 उन्होंने लिया। M फॉर मीथेन, A फॉर अमोनिया एंड H फॉर हाइड्रोजन। सो उन्होंने कहा कि भाई मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और साथ में वाटर वेपर्स लेकर के एक सही रेशियो में मात्रा में मिला करके और एनर्जी सोर्सेज दिए जाएं तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, और बना के दिखाए उन्होंने। देखिए जिस स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस की मैं बात कर रहा हूं वो इस समय आपके सामने है। आप क्या क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? चलिए आपके लिए अंडरलाइन करते हैं जी। इलेक्ट्रोड्स दिख रही हैं आपको, ये इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाई है, एक इधर लगाई है, राइट। ये मेन फ्लास्क है, गैस चैम्बर। यहाँ पे कंडेंसर लगाया गया, भाई इसमें ठंडा पानी सर्कुलेट करेंगे और फिर वो गर्म हो जाएगा तो ओवरऑल कंडेंस करना है हमने, जो स्टीम बनाई है उससे, राइट जी। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लास्क में पानी बॉइल करेंगे, वाटर बॉइलिंग चैम्बर, और ये रहा बर्नर, राइट जी। बर्नर चलेगा तो पानी उबलेगा। अब इसमें क्या कर दिया भाई? पानी भर दिया गया, आप देख पा रहे हैं, ये रहा वाटर, कैन यू सी है,
पानी है जी। नाउ इस एपरेटस में पहले उन्होंने वैक्यूम भी क्रिएट करा, पूरा वैक्यूम कर दिया गया है ना कि हवा नहीं छोड़नी है अंदर बिल्कुल भी। अब क्या करा जी, वो जो वाटर होल्डिंग फ्लास्क है वहां से नीचे बर्नर चला दिया, हीट हुई, पानी उबलने लगा। यू कैन सी वाटर इज बॉइलिंग, तो पूरी स्टीम सर्कुलेट होनी शुरू होगी उसमें। ये देखिए स्टीम सर्कुलेट होती होती उस मेन गैस चैम्बर में भी आ रही है, जो गैस चैम्बर जहां मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन हमने कहा है कि लिए गए हैं, है ना, गैसेस भी फ्लो करेंगे पूरा इसमें ना। अब यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोड्स के जरिए ये स्पार्क करा, तापमान बहुत ज्यादा कर दिया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेंपरेचर जी उन्होंने सेपरेटर्स में करा और स्पार्क जनरेट कर रहे हैं। अगर हम प्रिमिटिव प्रोसेस की बात करें, उस समय हीट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, ये सब एनर्जी के सोर्सेज आ गए, तो उन्होंने उन्हीं एनर्जी सोर्सेज को एक तरह से सिमुलेट करना था, रेप्लिकेट करना था। चलिए देखते एक बार फिर से। रेशो क्या रखा था, रेशो ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट वाज 2:1:2। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में कई जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए नीट के एग्जाम से पहले अलग अलग स्टेट्स के अपने एग्जाम होते थे, यूपी का यूपी सीपीएमजी, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश पीएमजी, पंजाब का पंजाब पीएमजी, एक ऑल इंडिया लेवल पे जो एपीएमजी होता था, दिल्ली का डीपीएमजी। सो अलग अलग स्टेट्स में अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी भी मार्केट में आते हैं, जो भी बुक्स आप रेफर करते हैं उनमें अवेलेबल होते हैं क्वेश्चंस। सो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये अब तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, अब तो हमसे सॉल्व भी नहीं हो रहे। इसीलिए वी ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एंड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, आपसे हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, सुनिए, Miller circulated methane, ammonia, hydrogen, and water vapors in an airtight, ये ध्यान रखना, airtight apparatus and passed electrical discharges from electrodes, right? तापमान भी बहुत ज्यादा रखा, electrical discharges पास किए, और उसके बाद ये देखो इस चैम्बर से मिक्सचर जो है कंडेंसर की तरफ आ रहा है, वो कंडेंसर दिख रहा है छोटा सा ना, कंडेंसर का मकसद क्या है वहां पे कि जो हीट हो गई ये सारी चीजें वेपर फॉर्म में है, वो कंडेंस होकर फिर लिक्विड बन जाए, पानी बन जाए, राइट। डिटेल में देख लीजिए, जूम करके दिखाया गया आपको, लगा है ना इंटरेस्टिंग ना। सी है द वेपर्स विल बी कंडेंस्ड, ये कंडेंसर है, वेपर कंडेंस होकर फिर अपरेटस में ये चीज आगे आगे बढ़ेगी, पानी उबल रहा है। तो थोड़े दिनों बाद देखा गया, द एक्सपेरिमेंट वाज अलाउड टू रन फॉर मेनी डेज। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि वो जो पानी था ना जिसे उबाल रहे थे और वो बार-बार सर्कुलेट होकर उसी में घूम-घूम के आ रहा था, उसका कलर बदलने लगा, ब्राउनिश सा होने लगा। इसका मतलब कोई तो नई चीजें बन गई हैं जो पानी में घुल गई हैं, जिसके कारण पानी का रंग बदल रहा है, और वो एक्चुअल में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है जो बनी है, और हमें चेक तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो टैप लाइक चीज यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से अ सैंपल ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट एंड इट वाज एनालाइज्ड। और जब एनालाइज किया गया तो भाई वाकई वही रिजल्ट मिले जो वो सोच रहे थे, उन्हें उसमें अमीनो एसिड्स मिले। अमीनो एसिड्स, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, कैन यू टेल मी द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? ग्लाइसिन। यस, ग्लाइसिन मिला, ग्लूटामिक एसिड मिला। हैरान हुए भाई, इसका मतलब है ओपेरिन एंड हाल्डेन जो बात कह रहे थे वो बात सच है, राइट। सो दे सर्कुलेटेड द गैसेस कंटीन्यूअसली फॉर 1 वीक। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय मिलर, राइट। तो मिलर को रेफर करिए बात, एक हफ्ते तक करा ऐसा, and then analyzed the chemical composition of the liquid inside the apparatus। थोड़ा सा सैंपल लेके चेक करा और देखा भी उसके अंदर large number of simple organic compounds, large number of simple organic compounds containing some amino acids also, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि यूए मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से अमीनो एसिड्स उन्हें मिल गए थे। ग्लाइसिन मिला, एलानिन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला। इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस मिले, अदर सब्सटेंसेस, यूरिया, हाइड्रोजन साइनाइड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड वर आल्सो प्रेजेंट। तभी उन्होंने कहा ना लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर फॉर्म। तो अब साबित हो गया कि भाई ओपेरिन एंड हाल्डेन जो कह रहे हैं वो बातें सही हैं। इसी तरह से करोड़ों साल पहले धरती पे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, शुगर्स, ये सब समंदर के पानी में बने होंगे और इसी से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। चलिए अभी इस समय स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं, केमिकल इवोल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, जो मेटेओराइट्स आकर के टकराते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप सुनते हैं, खबरें पढ़ते हैं कि धरती पे ये धूमकेतु आकर के टकराया एक पर्टिकुलर जगह पे, और जब हम उन मेटेओराइट्स की कंपोजिशन को चेक करते हैं तो वहां पे भी हमें लिपिड्स और कई तरह के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं। स्ट्रेंज है ना, राइट। सो इसका मतलब है कि ओपेरिन एंड हाल्डेन का जो कहना था, फॉर्मेशन हुआ होगा भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स का, पहले एटम से मॉलिक्यूल्स बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, राइट, और ऐसे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। ये बात सही है, हमने इस पे मोहर लगा दी, टप्पा लगा दिया, भाई ये हाइपोथेसिस हमने पास कर दिया है, राइट। यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई। यूरे एंड मिलर के अलावा और भी कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे थे। देयर वाज साइंटिस्ट बहादुर, राइट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि हीट एंड मिक्सचर ऑफ पैराफॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, फेरिक क्लोराइड अंडर स्ट्रांग सनलाइट। फॉर्मेल्डिहाइड लिया, अमोनिया लिया, फेरिक क्लोराइड लिया, स्ट्रांग सनलाइट में हीट करा, एंड ही गॉट ऑलमोस्ट ऑल द अमीनो एसिड्स, right? Sidney Fox heated a mixture of amino acids under anhydrous conditions बिना पानी के, and he reported the formation of protenoids। अभी हम आगे जिक्र करेंगे प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स का। मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय एक्सपेरिमेंट्स करके यूरियन मिलर के अलावा ये साबित करा। मेल्विन कैल्विन ने क्या करा, मेल्विन कैल्विन आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस जब हमने पढ़ा था। मेल्विन कैल्विन टुक अ मिक्सचर ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एक साइक्लोट्रॉन में लिया उन्होंने। साइक्लोट्रॉन मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी से उन्होंने सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फेमेरिक एसिड, ये सब चीजें दिखाया कि भाई बन सकते हैं, राइट। चलिए आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे अलग अलग थ्योरीज जो दी गई हैं टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। रिवाइज करने का theory of special creation, बाइबल में मेंशन्ड है that the entire world has been created by some supernatural power in 6 days। Adam and Eve वाला concept। अब एक religious belief है, scientific प्रमाण नहीं है इसके, तो scientific community इसे नहीं मानती। फिर हमने पढ़ी थी theory of panspermia, Arrhenius and Richter, जिनका ये मानना था that life has not originated on earth, life has migrated to earth from some other planet in the form of spores। theory of panspermia, right? Then theory of spontaneous generation,
थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस भी जैसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, एरिस्टोटल, एपिक्यूरस, वॉन हेलमंट ने कहा था ना, यू कैन प्रोड्यूस रैट्स इन 21 days from wheat grains and a shirt drenched in sweat, right? So ये थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस की, लाइफ arises spontaneously out of नॉन लिविंग मैटर। भाई स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से लाइफ नहीं बन सकती। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दिया था? फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंजेनी, लुइस पास्चर। फ्रांसिस्को रेड्डी का वो 3 जार एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने आपको, स्पेलेंजेनी का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, एंड लुइस पास्चर का स्वैन नेक शेप्ड एक्सपेरिमेंट। फाइनली लुइस पास्चर डिस्प्रूव्ड एबायोजेनेसिस एंड प्रूव्ड बायोजेनेसिस। तो तब ये कहा गया भाई लाइफ arises from pre-existing life। लेकिन वो प्री-एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे आई ये नहीं हम जान पाए थे, इसी को जानने के लिए हम और थ्योरीज पढ़ रहे हैं आगे, है ना। सो करंटली जो कांसेप्ट हमने पढ़ा ओपेरिन एंड हाल्डेन वाला, जिसे प्रूव करा यूरियन मिलर ने, यहां पे भी तो वही बात होगी ना कि लाइफ इज अराइजिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, अमीनो एसिड नॉन लिविंग तो है, इनसे लाइफ ओरिजिनेट कर रही है। तो यही बात तो कही गई थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस में। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती है लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। एकदम से, एक झटके से बारिश हुई, मेहनत बन गए, खाओ ढंग से, अपने आप कीड़े मकोड़े बन गए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, राइट। जो हमने अभी पढ़ा है केमिकल थ्योरी या थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस ओपेरिन एंड हाल्डेन वाली, इसमें भी उन्होंने कहा दैट लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर बट इट हैज नॉट हैपेंड स्पॉन्टेनियसली, इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ इयर्स। और ये एक बार ही हुआ। ओपेरिन ने एक बात कही थी, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर आफ्टर। एक बार ही ए बायोजेनेसिस हो गया करोड़ों साल पहले, वो भी स्पॉन्टेनियसली नहीं हुआ, राइट। एंड बायोजेनेसिस एवर आफ्टर, उसके बाद हमेशा से बायोजेनेसिस ही है। क्लियर है जी ये बात? राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बायोजेनेसिस का कांसेप्ट जो है हमने समझ लिया। एक बार स्टेप्स देख लें फिर से जल्दी से। स्टेप्स इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम ये बात कर रहे थे कि भाई हाल्डेन ने कहा था ना हॉट डाइल्यूट सूप, कि समंदर के पानी में वो सारे सिंपल चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें घुल मिल रही थी, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, ये सब कुछ था। ऐसे लाइफ ओरिजिनेट कर जाएगी क्या? एक सेल जैसी चीज बनने के लिए जो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका सराउंडिंग मीडियम से पार्शियली आइसोलेटेड होना जरूरी है। और से सुनिएगा, लाइफ हमने कहा कि भाई पानी में ओरिजिनेट करी है। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो वो जो प्रिमिटिव ओशियन था उसे प्रीबायोटिक सूप, प्राइमोर्डियल सूप, ये सब नाम दिए गए हाल्डेन के द्वारा। अब देखो इसमें एमिनो एसिड्स पड़े हुए हैं, इसमें फैटी एसिड्स पड़े हुए हैं, इसमें शुगर्स भी हैं, पानी में सब चीजें घुली हुई हैं। हम इसे एक सेल जैसी चीज बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो होना चाहिए ना कि इन मॉलिक्यूल्स का सराउंडिंग मीडियम से कोई पार्शियल आइसोलेशन हो जाए। सेल जैसी चीज तभी बनेगी कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेहतर तरीके से इंटरेक्ट तभी तो करेंगे अगर इन मॉलिक्यूल्स का एक आइसोलेशन हुआ सराउंडिंग मीडियम से। एक मेम्ब्रेन जैसी चीज आए जो अंदर की चीजों को आसपास रहे, बाहर से हर चीज को अंदर ना आने दे, अंदर से हर चीज को बाहर ना जाने दे। याद करके देखिए जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद है ना, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ना। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट सिंपल है, पहले प्रोकैरियोट्स बने होंगे फिर यूकैरियोट्स बने होंगे। प्रोकैरियोट्स में कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आना चाहिए कि भाई वो हेटेरोट्रॉफ्स थे और उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स बने होंगे। ऑक्सीजन जब आ गई तो ओजोन लेयर भी आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन की जो परत है वो हार्मफुल रेडिएशन को नीचे नहीं आने देगी। उसके बाद यूकैरियोट्स ओरिजिनेट हुए। तो ये सीक्वेंस रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है सारे स्टेप्स, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, टाइम दे आपको। हेडिंग है स्टेप्स इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। नंबर 1 स्टेप आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नंबर 2 ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। नंबर 3 इवोल्यूशन ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। एंड नंबर 5 ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। निकले सारे स्टेप्स सीक्वेंस में। अब इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी जल्दी से एक रिकैप भी ले लेते हैं साथ साथ भाई। हमने ये पढ़ा था कि लाइफ हैज ओरिजिनेटेड इन वाटर बिकॉज़ वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, राइट जी। ऑक्सीजन पानी से भी तो रिलीज होगी ना, वाटर का जब फोटोलिसिस होगा, मान लो कोई हार्मफुल रेज आके पानी पे पड़ रही है तो पानी भी टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज देखो, ये पढ़ो, ऑक्सीजन केम इनटू एक्सिस्टेंस इन वाटर, और ये सब बातें बिलियंस ऑफ इयर्स अगो हो रही हैं ना। पानी में ही ये सिंपल मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते जा रहे हैं और भाई किसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही। एमिनो एसिड्स ने कहा कि हम और दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, प्रोटीन्स बना देंगे। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो थे वो आपस में जुड़े। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जब आपस में जुड़ेंगे तो हम जानते हैं इससे लिपिड्स बन जाएंगे। शुगर 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 जुड़ते जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड्स बन जाएंगे। अब हुआ क्या, देखो भाई, प्रोटीन प्रेजेंट है, सुनो मेरी बात ध्यान से। पानी में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हैं, इसके अलावा लिपिड्स भी प्रेजेंट हैं, इसके अलावा शुगर्स भी प्रेजेंट हैं, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड भी बने होंगे, आरएनए बना पहले। अब इन सबका किस तरह का अरेंजमेंट हो जाना चाहिए था कि पार्शियल आइसोलेशन हो जाए सराउंडिंग मीडियम से। ये वाला सराउंडिंग मीडियम जैसे आपको दिख रही है, एक गोल सी चीज हमने बना ली है ना। अभी गोल क्यों बनाया, सेल ट्रायंगल की शेप में क्यों नहीं है, स्क्वायर की शेप में क्यों नहीं है। सरफेस एरिया का कांसेप्ट पता है ना आपको, बारिश की बूंदें भी गोल क्यों होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, समझा बात, राइट। ओके, सो यहां पे क्या हुआ कि भाई लिपिड्स ने ये कहा कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि हम एक लेयर जैसी चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स ने एक लेयर जैसी चीज बना दी। आप देख पा रहे हैं ये पूरा लिपिड्स अरेंज्ड है ऐसे, और ये बाई लेयर नजर आ रही है। लिपिड्स के पास हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, है ना। सो लिपिड्स ने एक इस तरह की लेयर बना दी। ये जो बाई लेयर आपको दिख रही है, इसी को जूम करके मैंने यहां दिखाया, और यहां पे बीच में फिर ढेर सारे सब्सटेंसेस होंगे भाई, जैसे ये आरएनए भी दिखा दिया हमने, प्रोटीन भी दिखा दिए, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, ये सब है। ये पास पास आप एक दूसरे के रहेंगे तो इनके आपस में इंटरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये जो चीज बनाई है मैंने, ये है जी नॉन सेलुलर लाइफ। अभी सेल नहीं कहना, सेल जैसा सा है तो नॉन सेलुलर हमने कहा थी। और ये हुआ है 3 बिलियन ईयर्स अगो अप्रॉक्सीमेटली। लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, नॉन सेलुलर लाइफ अगर पूछे 3 बिलियन ईयर्स अगो। यूनिवर्स
बताओ, मैंने पिछले सेशन में बताया था यूनिवर्स कितने बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 20 बिलियन ईयर्स अगो। फिर हमने अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। तो ये नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। नो, ये जो हमने मॉलिक्यूल्स बनाए थे, ये जो हमने सेल जैसी चीज, नॉट एक्चुअली सेल, इसलिए नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का, इसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी थी। रिप्रोडक्शन क्या भाई, पहले तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन रहा होगा, सिंपल बाइनरी फिशन। ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली लिपिड्स ने ये जो मेम्ब्रेन बनाई हुई है, इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी थी, दिस मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडिंग partial isolation. नोट कर लेना ये बात, this membrane is providing partial isolation in the sense that there are certain substances which can move inside and there are certain substances which can come out. तो बाहर से और चीजें अंदर आएंगी तो साइज बड़ा होगा। साइज अगर बड़ा होता जा रहा है, मान लो ये एक ऐसी वेसिकल जैसी चीज है, इसके अंदर बाहर से चीजें एंटर कर रही हैं, तो इस वेसिकल का साइज बड़ा हो रहा है। अभी एक लिमिट तक ही बड़ी हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि फुटबॉल इतनी बड़ी हो जाए। तो होगा क्या, बिकॉज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगाइए यहाँ पे, एक लिमिट तक बड़ा होने के बाद ये चीज ऐसे एक बड जैसी चीज और बना देगी। तो सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन एक तरह से शुरू हो गया, बड जैसी चीज बनी, राइट। हो सकता है फिजन भी हुआ, हो सकता है दो टुकड़ों में बट गया, ओके। तो इसलिए इसको सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन कहा गया है। लाइफ के ओरिजिन को लेकर के कुछ कंडीशंस का होना अति आवश्यक रहा होगा। कंडीशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट, राइट। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें ये सब बातें लिखी हुई थी, आप जो करंट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें ये सब चीजें हटा दी गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर्स क्वेश्चन फ्रेम करते समय पुरानी एनसीईआरटी भी रेफर करते हैं, और आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कंडीशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, नंबर 1, देयर मस्ट हैव बीन अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटर्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स होना जरूरी था जो स्वयं को रेप्लिकेट कर सकें। आप जानते हैं ये काबिलियत डीएनए में है, वेरी गुड। सेकंड, कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू एरर थ्रू म्यूटेशन। जब ये रेप्लिकेटर्स स्वयं को कॉपी करें तो उस समय कोई गलती हो जानी चाहिए, मतलब म्यूटेशन हो जाना चाहिए। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है कि म्यूटेशन होगा तभी तो वैरायटी आएगी। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सोची गई है कि सेल्फ रेप्लिकेटर्स होने चाहिए। सेल्फ रेप्लिकेटर्स जब स्वयं की कॉपी बनाए तो गलती हो जानी चाहिए, जिसके कारण वैरायटी आ जाएगी। वैरायटी अगर आ जाएगी तभी तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर पाएगा, इवोल्यूशन हो पाएगा। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर इन द अर्ली अर्थ वुड हैव फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूटेशन। जब हम कह रहे हैं कि भाई हजारों साल लाखों साल पहले तापमान बहुत ही ज्यादा था, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो म्यूटेशंस होने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। जो हम सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर्स की बात कर रहे हैं, मस्ट हैव रिक्वायर्ड अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी इन पार्शियल आइसोलेशन। वो सेल जैसी जो चीज थी उसके अंदर जो रेप्लिकेटर्स थे, जब रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हो रही है तो एनर्जी की भी जरूरत थी और बाहर के मीडियम से पार्शियल आइसोलेशन की भी जरूरत थी। तो ये मेन बातें रही होंगी, ये कंडीशंस रही होंगी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपके नोट्स में खूबसूरती से लिखी हुई होनी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है जो हम कह रहे थे, आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। समंदर के उस पानी में, उस हॉट डाइल्यूट सूप में अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये सब पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि पार्शियली आइसोलेट हुए, छोटी 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 समझ लो बूंदे जैसी चीज बन गई, ड्रॉपलेट्स बन गए। तो उसको लेकर के दो कांसेप्ट्स दिए गए। सुनिए, पहली बात एक्सप्लेन कर रहा हूं आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। टू हाइपोथेसिस हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रीबायोन्स। एक टर्म आपके सामने आया, प्रीबायोन्स। प्रोटोसेल मॉडल्स भी कह देते हैं, प्रीबायोन्स या प्रोटोसेल मॉडल्स। क्या कह देते हैं जी? लिखते हैं यहां पे प्रोटो सेल मॉडल्स। अभी हमने सेल नहीं बनाया, अभी तक सेल नहीं बनाया। देखिए इतना आसान नहीं रहा होगा ये प्रोटोसेल मॉडल्स भी पुरानी एनसीईआरटी में बहुत थॉरली एक्सप्लेन्ड थे। इसलिए जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सवाल आपके सामने आएंगे, तब परेशान नहीं होना आपको। दो मॉडल्स हैं जी, कोएसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। कोएसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। टर्म कोएसरवेट वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड द माइक्रोस्फीयर वाज गिवन बाय सिडनी फॉक्स। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं। कोएसरवेट टर्म दिया गया है ओपेरिन का, ओपेरिन के द्वारा। माइक्रोस्फीयर टर्म दिया गया है सिडनी फॉक्स के द्वारा। चलिए, these led to the formation of the first living cells। इन्हीं प्रोटोबायोन्ट से फर्स्ट सेल बना होगा। फर्स्ट सेल जो कि उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी आई। तो पहले प्रोकैरियोट्स आए हैं, फिर यूकैरियोट्स आए। ठीक है जी, चलो समझते हैं कि ये कोएसरवेट्स क्या है। व्हाट आर कोएसरवेट्स? पहली बात प्रपोज्ड बाय ओपेरिन। ओपेरिन का ये कांसेप्ट है। नाउ अगर पूछा जाए कि टर्म किसने दिया, तो भाई ओपेरिन ने ही दिया ये भी टर्म, और ये पहला हाइपोथेसिस है। उन्होंने ये कहा कि पानी में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को घोल दीजिए। पानी में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स घोलिए, अच्छे से शेक कीजिए, तो आपको ऐसे छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स मिल जाए। यहाँ पे कोई लिपिड्स नहीं, दे आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, कोएसरवेट्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी लिपिड मेम्ब्रेन। इनकी मुख्य कंपोजिशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। याद रखना है, कोएसरवेट्स में कार्ब्स एंड प्रोटीन्स हैं, लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये ओपेरिन का दिया कांसेप्ट। सिडनी फॉक्स ने इसे थोड़ा और सुधार, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लिपिड्स भी रहे होंगे और लिपिड ने सेल मेम्ब्रेन बनाई होगी बाहर, और वो माइक्रोस्फीयर वाला मॉडल ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है जी। सो कोएसरवेट्स जो है, जब आप पानी में प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स घोल देते हैं, कोएसरवेट्स बनते हैं एंड दे गेट सराउंडेड बाय फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और वो जो फिल्म बनी वाटर मॉलिक्यूल्स की, द अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कुड हैव फंक्शनड एज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर सराउंडिंग्स। चलो बना के दिखाता हूं। सपोज ये मैंने कहा कि भाई प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का एक मिक्सचर हो गया पानी। ठीक है जी। अब ओपेरिन ने कहा कि इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ने एक फिल्म बना दी हो। वाटर मॉलिक्यूल्स की ये फिल्म है जो खुद ही एक बैरियर की तरह काम कर रही थी, और बीच में जो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स थे, क्या है ये P+C, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स को सराउंडिंग मीडियम से पार्शियली आइसोलेट कर दिया होगा, राइट। कोएसरवेट्स जो है, दे कुड सिलेक्टिवली टेक इन मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स।
बाहर वाले सराउंडिंग मीडियम से चीजें अंदर आ सकती थी, दे कुड टेक द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, और अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसके साथ उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। ठीक है जी। अब पहले नहीं कह दिया तो भाई वैज्ञानिकों ने कहा कि क्या हम ऐसी क्वेसर जैसी चीज लैब में बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। क्वेसर वेट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, राइट? लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। जेलेटिन, गम अरेबिका पानी में घोल के मिला के आप बना सकते हैं क्वेसर वेट्स, लेकिन बिकॉज दे लैक अ डेफिनिट मेम्ब्रेन, नो वन क्लेम्स दैट क्वेसर वेट्स आर अलाइव। भाई छोटे छोटे ड्रॉपलेट बने हैं, इनमें डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं है, और लाइफ वाली चीज तो फिर हम नहीं कह सकते कि इसमें है। हाँ, दे हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि वाटर फिल्म जो बैरियर है उसके थ्रू चीजें बाहर से अंदर आ रही हैं, साइज में बड़े हो सकते हैं, ये बात तो थी। अब आते हैं जी हम एक और वैज्ञानिक की तरफ, सिडनी डब्ल्यू फॉक्स। द नेम इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि प्रोटोबायोन्स जो है सबसे पहले वो माइक्रोस्फीयर्स रहे होंगे। द टर्म माइक्रोस्फीयर वाज गिवन बाय सिडनी फॉक्स। पढ़ते हैं जी। Another hypothesis is that early protocell could have been a microsphere. This is the second model. It is more widely accepted model. Microsphere is a non-living collection of organic molecules with a double-layered outer boundary. इन्होंने कहा कि डबल लेयर आउटर बाउंड्री नहीं होगी, वाटर फिल्म वाली बात नहीं है, लिपिड्स होंगे। तो मतलब माइक्रोस्फीयर्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स को इंक्लूड किया गया। सिडनी फॉक्स जो थे, he demonstrated the ability to build microspheres from proteinoids. सिडनी फॉक्स ने लैब में करके दिखाया। I told you ना, he heated a mixture of amino acids under anhydrous conditions and reported the formation of proteinoids. Let's understand what are proteinoids. Protein-like structures consisting of branched chain of amino acids. उन्होंने अलग-अलग amino acids लिए, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए एनहाइड्रस कंडीशन में 180 डिग्री तापमान पे अमीनो एसिड्स को गर्म करा, प्रोटीनॉइड्स बन गए, और उन्होंने कहा यही प्रोटीनॉइड्स जो है वो माइक्रोस्फीयर्स बनाते हैं। He observed, फॉक्स ने ऑब्जर्व करा, स्मॉल स्फेरिकल सेल लाइक यूनिट्स दैट हैड अराइजन फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीनॉइड्स। देखिए बेटा फिर से बताता हूं, एमिनो एसिड्स को उन्होंने हीट करा एनहाइड्रस कंडीशंस में और उन्हें प्रोटीनॉइड्स मिले। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटीनॉइड्स जो हैं, राइट, ये एग्रीगेट करके ये प्रोटीनॉइड्स स्फेरिकल सेल लाइक यूनिट्स बना सकते हैं। दे आर फॉर्मिंग सर्टेन स्फेरिकल यूनिट्स यानी माइक्रोस्फीयर्स, राइट, और उन्हें प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स कह दिया गया, माइक्रोस्फीयर्स, राइट। जैसा भी हमने जिक्र करा, पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो है, और उसके बाद फिर सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आए होंगे। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे माइक्रोस्फीयर्स जो है इसमें लिपिड मेम्ब्रेन भी है, राइट। पहले तो उन्होंने क्या करा, ये दिखाया कि भाई अमीनो एसिड्स लीजिए, हीट कीजिए, प्रोटीनॉइड्स बनते हैं, और प्रोटीनॉइड्स जुड़ जाते हैं आपस में, और उसे माइक्रोस्फीयर्स कह देते हैं। अब यहाँ पे हमें लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी याद रखना है। लिपिड्स की मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ आएगी तो ये एक बेहतर मॉडल बन पाएंगे। इज इट क्लियर जी? Microspheres swell or shrink depending on the osmotic potential of the surrounding solution. ये माइक्रोस्फीयर है, ये swell भी कर सकता है, ये माइक्रोस्फीयर shrink भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि osmotic potential क्या है सराउंडिंग सॉल्यूशन। तो ये बात तो एक सेल भी शो करता है कि भाई आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हो या हाइपोटोनिक में रख रहे हो। सॉल्यूशन में सेल को रखो, हाइपोटोनिक में तो पानी अंदर एंटर करता है, सेल स्वेल करता है। हाइपरटोनिक में करो तो सेल के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है, वो श्रिंक कर जाता है। तो ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। एटीपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग एटीपी एज सोर्स ऑफ एनर्जी, माइक्रोस्फीयर्स कैन डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। वेरी गुड, एटीपी की मौजूदगी दे दीजिए, एटीपी प्रेजेंट है तो आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी नजर आएंगी। माइक्रोस्फीयर्स में मोटिलिटी, ग्रोथ, बाइनरी फिजन है, राइट जी, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन सब शो कर रहे हैं। तो मतलब एक सेल से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है माइक्रोस्फीयर में, है ना खूबसूरत बात। सुपरफिशियली देयर बडिंग रिजेंबल्स विद दोज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। जैसे बैक्टीरिया में सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, फंजाई में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो हमें माइक्रोस्फीयर्स में भी मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू सम इन्वेस्टिगेटर्स, माइक्रोस्फीयर्स कैन बी कंसीडर्ड फर्स्ट लिविंग सेल्स। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि भाई माइक्रोस्फीयर्स को आप फर्स्ट लिविंग सेल मान सकते हैं। ठीक है जी ना। पहला स्टेप हम समझे, मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप्स इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। पहला क्या था, आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सराउंडिंग मीडियम से पार्शियल आइसोलेशन। इसी के अंतर्गत हमने क्या पढ़े, प्रोटो सेल मॉडल्स जो प्रपोज किए। कौन कौन से बोलिए, कौन कौन से? ओएसरवेट्स बाय ओपेरन, माइक्रोस्फीयर्स बाय सिडनी फॉक्स। अब आगे क्या, इसके बाद क्या हुआ होगा? फिर हमने कहा था ना, इसके बाद ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स बने होंगे, फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आए होंगे, उसके बाद ओजोन, और उसके बाद यूकैरियोट्स। देखिए नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेलुलर लाइफ फॉर्म्स यानी प्रोकैरियोट्स की तरफ। ये वाली चीज नॉन सेलुलर है, एग्रीगेट्स है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के। सेल वाली अवस्था तक पहुंचने में भी कई सौ सैकड़ों साल लग गए होंगे, है ना। सो सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ में प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे पहले। They must have originated approximately 2000 million years ago, यानी 2 billion years ago, right? All life forms were in water medium only. Water is an excellent solvent, providing maximum chances for molecular interaction. Water is providing a favorable environment. Okay? Prokaryotes, अब जानते हैं बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं. Some of the oldest known fossil cells appear as parts of stromatolites. This term is important, right? ये बात important है. Some of the oldest known fossil cells. अगर हम एक सेल का फॉसिल की बात करें, फॉसिल पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन में, राइट? आप पहले से भी फेमिलियर टर्म से फॉसिल्स, जीवाश्म, लाखों करोड़ों साल पहले जो हमें पुराने से पुराना सेल मिलता है वो कहां से? As they appear as part of stromatolites. What are stromatolites? They are found today from sediments and photosynthetic prokaryotes, mainly filamentous cyanobacteria, blue green algae जो, राइट जी? क्लियर है? चलो ये तो थी हमारी प्रोकैरियोट्स की बात, 2 बिलियन ईयर्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी तो चाहिए भाई,
या तो ऑटोट्रॉफिक होगा या हेटेरोट्रॉफिक होगा। तो किसी किस्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इवॉल्व होना अति आवश्यक है। सो लेट्स सी द इवोल्यूशन ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आप दोनों टर्म्स से फेमिलियर हैं। आपने पढ़ा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जो अर्लीस्ट नोन प्रोकैरियोट्स, पुराने से पुराने अर्लीस्ट प्रोकैरियोट्स, दे ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सी ब्रॉथ इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। भाई करोड़ों साल पहले तो रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं थी। तो उस समय एनर्जी कैसे ली होगी अर्ली प्रोकैरियोट्स ने? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कहां से आए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? वो जो समुद्र के पानी में घुले हुए हैं। They required ready-made organic material as their food, so we call them as heterotrophs. तो भाई वो heterotrophs रहे। रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल मिल गया, पानी में घुली हुई ऑर्गेनिक चीजें मिल गई, प्रोटीन पड़े हैं, शुगर्स पड़े हैं, मिल गए भाई, बहुत बढ़िया है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होगा क्या कि सारी चीजें फेवरेबल है, भोजन पानी मिल रहा है, मजे से ग्रो करो भाई, इंक्रीज करो। सो ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, द न्यूट्रिएंट फ्रॉम सी वाटर बिगन टू डिसअपीयर एंड ग्रेजुअली एग्जॉस्टेड। लाखों करोड़ों अरबों प्रोकैरियोट्स न्यूट्रिशन लिए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सराउंडिंग मीडियम में वो चीज खत्म होती जाएगी, एग्जॉस्ट होती जाएगी। अब जरूरी हो गया कि ऑटोट्रॉफ्स इवॉल्व हो। दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। So if you ask the question that what led to the evolution of autotrophs, nutrient medium exhaust होने लगा, organic molecules, so autotrophs का बनना जरूरी है। So autotrophs जो थे, these organisms were capable of producing their own organic molecules। वो कहेंगे हम स्वयं अपने organic molecules बनाएंगे। कैसे? Chemosynthesis, photosynthesis। इन प्रक्रियाओं के जरिए वो स्वयं अपने organic molecules बना सकते हैं, राइट जी? जिसमें फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हम जानेंगे। लाइट, फोटो, क्लियर? क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। सो इसके लिए इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल enabled certain protocells to utilize light energy and synthesize carbohydrates। क्लोरोफिल का इवोल्यूशन हुआ ताकि लाइट एनर्जी ट्रैप करी जा सके। सो anaerobic फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने। They did not use water as hydrogen source। फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं water is used as hydrogen source, लेकिन ये जो बिगिनिंग में रहे anaerobic फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या थे? Anaerobic फोटो ऑटोट्रॉफ्स, they did not use water as hydrogen source, right? They were similar to present day sulfur bacteria in which hydrogen sulfide splits into hydrogen and sulfur। आप पढ़ते हैं ना सल्फर बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो स्प्लिट करता है हाइड्रोजन में एंड सल्फर में। दैट हाइड्रोजन वाज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फूड एंड सल्फर वाज रिलीज्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, राइट? ये रहे फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो कि एनाएरोबिक थे। अगले सेशन में हम जानेंगे कि एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स कैसे बने होंगे, which used water as a source of hydrogen and carbon dioxide as a source of carbon, and they were able to synthesize carbohydrates in the presence of solar energy। यानी हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था और उन्होंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू कर। ठीक है जी, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और आपको समझ आ रहा है कि कितने करोड़ों खरबों साल लग गए इस तरह से एक सेल जैसी चीज को बनने में, और अभी भी हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने यूकैरियोट्स की बात नहीं करी है। चलिए मैं आपका अपना सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं।